सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इको गुरु में। आज हम बात करेंगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। डिटेल एनालिसिस बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जो सभी इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। ये है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, जो आपको क्लास 11th में पूछा जाता है और आप इसे BA, BCom, CA, CPT, अदर इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं RBI के बारे में, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो RBI जैसा आप सब जानते हैं कि सेंट्रल बैंक हैं, फादर्स ऑफ ऑल द बैंक्स, नेशंस बैंक हम इसे बोलते हैं। तो किसी भी देश को चलाने में, सारे बैंकों को कंट्रोल करने में, चाहे वह प्राइवेट बैंक है, चाहे वह पब्लिक बैंक है, चाहे वह NBFC है, सबको RBI हैंडल करता है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, ऑल्सो नोन एज द बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं हम इसे, क्योंकि RBI कंट्रोल करता है सारा मॉनेटरी एंड अदर बैंकिंग पॉलिसीज़ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रैल 1, 1935 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1934 में, तब से बना है। और द रिज़र्व बैंक का परमानेंटली सिचुएटेड इन मुंबई सिंस 1937। तो बहुत ईजी लैंग्वेज में हमको समझा रहे हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ? ये फुल्ली ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें कोई भी बीच में दखलंदाजी नहीं करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा तरह से ऑन एंड ऑपरेट करती है। द प्रियम्बल ऑफ द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द बेसिक फंक्शंस। क्या क्या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के स्टूडेंट्स? 6 नंबर में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें कि इसके फंक्शंस आते हैं, कई बार इसके रेगुलेटरी फंक्शंस पूछे जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। नंबर 1 क्या है? रेगुलेटिंग द इशू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स कौन जारी करता है, उन्हें रेगुलेट कौन करता है? RBI। कितना मार्केट में सप्लाई के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई देना है, कितना डिमांड है, कब क्या करना है, कब रेपो रेट घटाना है। जैसा आप अभी देख सकते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो कल ही रेपो रेट में 0.4% की कटौती की गई है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अब फिलहाल RBI का रोल बहुत अहम चल रहा है, क्योंकि फिलहाल कोविड-19 चल रहा है। सिक्योरिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। मॉनेटरी स्टेबिलिटी है या नहीं है, इसको सिक्योर कौन करता है? RBI। मॉडर्नाइजिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू मीट इकोनॉमिक चैलेंजेस। कब हमें ज़रूरत है मार्केट में ज़्यादा पैसा देने की, कब मार्केट से पैसा निकालना है, कब इंटरेस्ट रेट कम करना है, कब ज़्यादा करना है, ये सब चीज़ें RBI देखता है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखेंगे द रिज़र्व बैंक्स ऑपरेशन आर गवर्नड बाय अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है जिसका रिज़र्व बैंक ऑफ ऑपरेशंस सारे गवर्न वर्क करता है। RBI इज ऑन द होल ऑपरेटेड विद अ 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 21 मेंबर होते हैं, जिसमें ये अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन होता है? एक होता है ऑफिशियल डायरेक्टर, जो द गवर्नर हु इज अपॉइंटेड नॉमिनेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years अलॉन्ग विद 4 डिप्टी गवर्नर्स। एक गवर्नर होता है जो 4 साल के लिए काम करता है, और उसके साथ में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देन नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, जिसमें 10 डायरेक्टर होते हैं फ्रॉम वेरियस फील्ड्स एंड 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया है एक कंप्लीट एनालिसिस के लिए और सारे इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए। देन उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है RBI का? सुपरवाइज एंड अंडरटेक इनिशिएटिव फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें कि हमारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती है। जैसे हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक्स, ICICI बैंक, HDFC बैंक, पब्लिक बैंक, SBI बैंक, जो आपका अब बहुत सारे पब्लिक बैंक होगा, मर्ज हुआ है, 3-3, 4-4 बैंक एक बैंक बन गया है, तो सब पब्लिक बैंक में आएंगे। देन NBFCs, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो लोन देते हैं। इसके इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? ये रीस्ट्रक्चरिंग करता है बैंक इंस्पेक्शंस को, डेली ट्रेनिंग देना, मंथली वीकली रिपोर्ट्स लेना, पूरा रीस्ट्रक्चर करता है बैंक इंस्पेक्शंस को। फोर्टिफाइंग द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स इन द बैंकिंग सिस्टम। ये एक ऑडिटर की तरह कभी काम करता है, सारे बैंकों में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा था येस बैंक, तो येस बैंक को जब पूरा संभाला RBI की पॉलिसी ने, तो कोई बैंक डिफ़ॉल्ट ना कर जाए, इसकी पूरी पॉलिसी किसके पास रहती है? RBI के पास। देन लीगल फ्रेमवर्क। द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये सब एक्ट जुड़े हुए हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, पब्लिक डेब्ट एक्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। तो ये सब चीज़ें कस्टमर बैंक, हमारी इकोनॉमी, सबको सपोर्ट करते हैं ये सारे एक्ट जो हमें पढ़ने। ये सारे एक्ट किससे रिलेटेड है? RBI से। देन मेजर फंक्शंस क्या है RBI के? सबसे पहले मॉनेटरी अथॉरिटी, ये फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल मॉनेटरी पॉलिसी। ये पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को हमारी मेंटेन करके चलती है पूरी इंडिया की।
ये प्राइस स्टेबिलिटी के लिए चलती है सारे सेक्टर्स का, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, किसान, हर सेक्टर्स जितने हमारे सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, सर्विस सेक्टर, हर सब के लिए पॉलिसी प्राइस स्टेबल रहे। ये नहीं कि एकदम इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन आएगा तो आरबीआई बीच में आएगा, डिफ्लेशन आएगा तो आरबीआई बीच में आएगा। तो आरबीआई के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी, ये सारे बैंकों के लिए पैरामीटर सेट करता है एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस जिसमें कि वो काम करेंगे। ये इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, उसके इंटरेस्ट को, और एक कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग पब्लिक को प्रोवाइड कराता है। देन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ये पूरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट देखता है एक फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू जो 1999 में बना था, और एक्सटर्नल ट्रेड और डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। जैसे हमारे पास कितना रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, सपोज हम कहते हैं $45,700 हमारे पास है। कल आरबीआई गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। देन करेंसी ये इशू करता है, इशूज़ एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय करेंसी एंड नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन के लिए हमारे फिट नहीं है उन्हें ये डिस्ट्रॉय भी करता है। कब नोट बंद करना है, कब नोट नया छापना है, ये सब चीज़ कौन देखता है? आरबीआई। देन प्रोवाइड्स द पब्लिक एडिक्वेटली विद करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इन गुड क्वालिटी, सिर्फ ₹1 का नोट और सिक्का छोड़कर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छापती है, बाकी सारे नोट और करेंसी कौन छापता है? आरबीआई। में ध्यान रखना है, ₹1 का नोट और सिक्का कौन छापता है? सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाकी सब कुछ आरबीआई के हाथ में है। देन डेवलपमेंट रोल क्या है इसका? ये प्रमोट एंड परफॉर्म्स प्रमोशनल फंक्शंस करता है ये नेशनल बैंकिंग, मतलब जो हमारी नेशनल बैंकिंग है उसे डेवलप कैसे करना है और अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे उसमें लगा सकते हैं, हम कैसे ईज कर सकते हैं, गाँवों तक बैंक कैसे पहुंचा सकते हैं, ये सब कौन देखता है? आरबीआई। देन रिलेटेड फंक्शंस क्या है इसके? ये बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। किसी को पैसा चाहिए, सेंटर को पैसा चाहिए, स्टेट को पैसा चाहिए, तो लोन किससे लेगा? आरबीआई से। चीफ बैंकर्स है ये सारे बैंकों का, जिसमें ये सारे बैंकिंग अकाउंट जो होते हैं सबके अकाउंट्स अपने पास रखता है, जितने भी शेड्यूल बैंक होते हैं। देन आरबीआई की पॉलिसीज हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार आती है। रेपो रेट, रेपो रीपर्चेज रेट इज द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लेंड्स मनी टू ऑल अदर बैंक्स फॉर अ शॉर्ट टर्म। तो रेपो रेट क्या होता है? जिसमें आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा देता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो होती है रेपो रेट। ध्यान रखें, जैसे आरबीआई ने पैसा दिया आईसीआईसीआई बैंक को या एसबीआई बैंक को उधार, दैट इज रेपो रेट। व्हेन रेपो रेट इंक्रीजेज तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बिकम्स मोर एक्सपेंसिव एंड कस्टमर्स और पब्लिक बेयर द आउटकम ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स। जैसे अभी आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो आरबीआई ने रेपो रेट घटाया, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? बैंकों को सस्ते में लोन देगी आरबीआई, देन बैंक्स कस्टमर को भी सस्ते में देंगे, तो मनी फ्लो होगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोग खर्च करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी, जीडीपी बढ़ेगा। देन रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई दूसरे बैंकों से अपने पास पैसा लेता है वो होते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इन्फ्लेशन आता है मार्केट में, एक्सेस मनी बैंकों से लेना होता है, तो आरबीआई बैंकों से पैसा ले लेता है। तो बैंकों से पैसा लेना रिवर्स रेपो रेट, बैंकों को पैसा देना आरबीआई के थ्रू, दैट इज रेपो रेट। बहुत ईजी लैंग्वेज है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। देन कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये होता है पर्टिकुलर शेयर ऑफ एनी बैंक्स का टोटल डिपॉजिट जो उसे मैंडेटरी है आरबीआई के पास जमा कराना, दैट इज CRR। तो ये हमारा कुछ गोल्ड फॉर्म में होता है, कुछ कैश फॉर्म में होता है। तो CRR क्या होता है? जो पैसा आरबीआई के पास एज सिक्योरिटी जमा कराना है, कल को डिफॉल्ट हो गया बैंक तो आरबीआई उस पैसे का यूज कर सकती है। SLR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो के अलावा बैंक को एक लिक्विड एसिड्स के फॉर्म में भी, जैसे गोल्ड हो गया या बॉन्ड्स हो गए, वो रखना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड SLR। तो CLR प्लस SLR दोनों मिलकर सिक्योरिटी बन जाती है। तो हाइयर SLR डिसेबल्स द बैंक टू ग्रांट मोर लोन, अगर SLR ज़्यादा होगा तो आरबीआई ज़्यादा लोन्स दे सकता है। देन पेपर बेस्ड पेमेंट, जैसे हम देखते हैं आजकल यूज ऑफ पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट्स, तो ये 60% होता है टोटल नॉन कैश ट्रांजेक्शन इंडिया का। 60% पेपर बेस्ड पेमेंट्स हम इंडिया में करते हैं। दीज फॉर्म्स पेमेंट अब डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि हम ई पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये सब भी आरबीआई देखता है। करंटली पेमेंट मेथड्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ पेपर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स सच एज प्रीपेड सिस्टम्स, ई वैलेट्स आ गए हैं, पेटीएम आ गया है, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग है, एटीएम बेस्ड ट्रांजेक्शन्स है। तो पेपर बेस्ड सिस्टम हमने कम कर दिया है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स तो है ही। देन पेपर बेस्ड सिस्टम में हमने क्या किया है, जैसे 60% हम जो यूज़ कर रहे थे तो हमें धीरे धीरे कम करना है। अब MICR क्या होता है? आप देखते हैं जब चेक हम यूज़ करते हैं उस पर एक होता है, इसे MICR की फुल क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, जो आरबीआई लाया था इन द पेपर बेस्ड पेमेंट मेथड फॉर स्पीडिंग अप, ताकि फटाफट चेक्स क्लियर हो। तो ये सब कैसे होंगे? MICR कोड होता है जो चेक बुक पर आपको मिल जाएगा। देन एक सेपरेट क्लियरिंग सिस्टम बनाया गया है
फॉर पेपर बेस्ड पेमेंट मेथड वाज इंट्रोड्यूस फॉर क्लियरिंग चेक्स ऑफ हाई वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख एंड अबव। तो इसे हम चेक ट्रांजेक्शन मतलब CTS सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें कि फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ चेक एंड यूटिलाइज इमेजेस ऑफ एनहांस सिक्योर पेमेंट प्रोसेसिंग। हमें जब भी कोई हम चेक नहीं डालते हैं तो क्लियर करने के लिए उसे T+2 मतलब 2 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, क्योंकि RBI ही बीच में उसके रिएक्ट करता है एक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू उसे क्लियर कराने के लिए। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये भी इनिशिएटिव RBI ने लिया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से क्या क्या फ़ायदा है, जल्दी हम ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। क्या क्या फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये देखते हैं। ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, इसमें कस्टमर क्या होता है, दिस अनेबल्स कस्टमर बैंक अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड विद अ स्पेसिफिक वैल्यू एंड पेमेंट ऑन अ सेट डेट। दिस मेक EMI और अदर मंथली बिल हैजल्स फ्री। हम EMI बना सकते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम से हर मंथली वो EMI कटती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जिसे हम बोलते हैं, हमें चेक्स काटने की ज़रूरत नहीं है। देन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस NECS होता है। इसमें क्या फ़ायदा है, दिस फैसिलिटेट मल्टीपल एडवांटेजेस टू बेनिफिशियरी अकाउंट्स विद डेस्टिनेशन ब्रांचेज अगेंस्ट अ सिंगल डेबिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द स्पॉन्सर बैंक। हम मल्टीपल ब्रांचेस से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ये नहीं कि आपको होम ब्रांच से करना है। देन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो हम सब जानते हैं EFT, ये होता है एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजना। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हम कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो हम NEFT कर सकते हैं। NEFT क्या होता है, बहुत सिक्योर है। या हम RTGS कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, जिसमें एक बैंक अनदर बैंक को पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है और किसी भी टाइम कर सकता है, 24 आवर्स। देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या काम करता है, CCIL, ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग सबके लिए काम करता है, एक कैश क्लियरिंग सेटलमेंट कराने के लिए। क्लियर जो आपके होंगे अमाउंट, चाहे वो RTGS हो, चाहे वो NEFT हो, चाहे वो IMPS हो, चाहे वो चेक हो, किसके हाथ में है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के हाथ में। देन RBI ने कुछ चेंज किया है अपने प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में, जिसे हम PPI बोलते हैं, ऑल्सो नोन E-वैलेट। दिस चेंज इंक्लूड KYC। तो आजकल हमें क्या करना पड़ता है, KYC नो योर कस्टमर, पूरी डिटेल वेरीफाई करनी है, गवर्नमेंट को जमा करानी है, तभी आपके E-वैलेट, बैंक, ये सब खाते चल पाएंगे, नहीं तो सब बंद हो जाएंगे, तब तक आप KYC जमा नहीं कराएंगे। तो उम्मीद है आपको ये डिटेल एनालिसिस समझ में आ रहा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो है इको गुरु। और कोई भी क्वेरी हो तो उसे मेल करें ecoguru89@gmail.com पर। हमारा फेसबुक पेज इको गुरु दिल्ली एंड इकोनॉमिक्स बाय इको गुरु, लाइक करना ना भूलें, सपोर्ट करें और कमेंट में अपना टॉपिक लिखिए, हम उसकी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक बेस्ट ऑफ लक।